चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन सिखाने जा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम हुआ करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि अगर कोई वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वक्रता केंद्र पे रखा रहता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। तो आखिर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए क्या नियम है। ठीक है, तो आइए हम रूल्स सिखाने जा रहे हैं। देखिए लिखा है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, जो प्रतिबिंब बनाने के नियम हैं दर्पण में वो क्या है। तो इसका फर्स्ट रूल्स है हमारा, देखो ये हमारा कोई दर्पण है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि दर्पण के मध्य बिंदु में दर्पण का ध्रुव होता है। ठीक है, और दर्पण गोले का भाग होता है, तो गोले का अगर भाग होगा तो दर्पण में क्या होगा, एक वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र जिसको हम सी से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है ये हमारी मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हम जब यहाँ पढ़ाते रहेंगे उस समय आप ध्यान दीजिएगा कि मैं किस शब्द के लिए कौन सा वर्ड उच्चारण कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला बात होता है कि रूल्स जो होते हैं वो इमेज फॉर्मेशन के, वो फर्स्ट रूल्स क्या है। तो इसका फर्स्ट रूल्स है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद वह मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। दैट इज फर्स्ट रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के फर्स्ट रूल्स क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद वह मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। ठीक है, यह फर्स्ट रूल्स है, याद रखेंगे। इसका सेकंड रूल्स क्या है, चलिए ये देखिए हम फिर से एक दर्पण ले रहे हैं। ठीक है, जैसा कि पता है कि दर्पण के मध्य बिंदु में दर्पण का ध्रुव होता है और ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है मुख्य अक्ष कहलाती है और ये है हमारा फोकस। ठीक है, इसका सेकंड रूल्स है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए दर्पण पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहां पर आप क्या देखें, समानांतर आई थी तो कहां से गई, फोकस से, फोकस से आई तो कहां गई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। तो ये है दिस इज सेकंड रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इसका हमारा थर्ड रूल्स जो है, ये देखिए थर्ड रूल्स क्या है, ये हमारा कोई दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु में दर्पण का ध्रुव होता है, यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र होता है। मैंने जस्ट कहा है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है मुख्य अक्ष कहलाती है। तीसरा रूल्स है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद वह अपने ही अक्ष पर क्या होती है, लौट जाती है। दिस इज थर्ड रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये प्रतिबिंब निर्धारण के तीसरा नियम है। ठीक है, कि वक्रता केंद्र से आएगी तो वह अपने ही पथ पर क्या होती है, लौट जाती है। ठीक है, इसका फोर्थ रूल्स जो है, फोर्थ रूल्स हमारा ये है कि ये हमारा कोई दर्पण है। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा कोई दर्पण है, ये दर्पण का हमारा ध्रुव है, यहाँ पे कहीं पे फोकस है, यहाँ पे कहीं पे वक्रता केंद्र है। हमारा फोर्थ रूल्स है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है, बोलो जब कोई प्रकाश की किरण कहां पड़ती है, दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है तो समान कोण से वह नीचे आ जाती है, याद रखोगे। तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है तो समान कोण से वो कहां आती है, नीचे आ जाती है। दैट इज फोर्थ रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो प्रतिबिंब के निर्धारण के चार नियम हैं। पहला, समानांतर आएगी, पढ़ने के बाद फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, पढ़ने के बाद समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र से आएगी, अपने ही पथ पे लौट जाएगी और जब दर्पण के ध्रुव पर पड़ेगी तो समान कोण से वो क्या होगी, नीचे की ओर आ जाएगी। देखो
प्रतिबिंब निर्धारण के जो 4 नियम हैं, अब किसी भी वस्तु का आपको अगर प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम आप 2 प्रकाश की किरण को लाइएगा, ठीक है। प्रतिबिंब निर्धारण के लिए कम से कम हमें 2 को क्या चाहिए, प्रकाश की किरण चाहिए। और 2 प्रकाश की किरण जहां पे कटेगा वहां से मुख्य अक्ष पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही उस वस्तु का क्या होगा, इमेज होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, किसी वस्तु का आपको अगर प्रतिबिंब बनाना है, उस वस्तु से 2 को प्रकाश का किरण लाइए अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। और देखिए वो दोनों जो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन माने परावर्तन के बाद जहां पे कटा है वहां से मुख्य अक्ष पर आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, दिस इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो बाबू इसको बताते हैं इंग्लिश में क्या है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस it is passing through focus, that is first rules of image formations. And after that when a ray of light is passing through focus after reflection they are parallel to the principal axis, this is second rules of image formations. When a ray of light is passing through radius of curvatures after reflection they retract its path, वह अपने पाथ को दोबारा उसी पे चलाता है। When a ray of light is incident on pole of the mirror then after reflection they are same angle से वो आपका कहाँ आता है, नीचे आ जाता है, ठीक है, बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब चलिए बाबू जब आप ये सब प्रतिबिंब निर्धारण के आप नियम पढ़ लिए तो अब हमको प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। प्रतिबिंब जो बनाना है इसका मतलब जब कोई वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर रहेगा तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर दर्पण के ध्रुव पर है तो ध्रुव पर प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आप बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, आप वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो ये सब हमारे जो हम जब हम 10th में होते थे तो हमारे मन में एक संशय बना रहता था कि हमको याद करना है कि अनंत पर तब फोकस पर बनता है। भैया एक ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स को आइए समझ लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम यहाँ सोल्व हो जाएगा कि वस्तु कहाँ पे रहेगा और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। देखिए इसके लिए आप यहाँ देखिए इमेज फॉर्मेशन ट्रिक्स। ये इमेज फॉर्मेशन ट्रिक्स माने जो प्रतिबिंब बनेंगे उसके लिए आपको मैं ट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है कि अनंत है, ये आपका कोई दर्पण, हम अब तक दर्पण लिए हैं, अब तक दर्पण से कुछ दूरी पर फोकस है, वक्रता केंद्र है और इन्फिनिटी है, ठीक है। देखिए मुख्य अक्ष जो है आपका है, ध्यान से देखेंगे आप, मुख्य अक्ष जो अगर आप एक बार समझ गए तो आज के बाद ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, कहां बनेगा, आवर्धित बनेगा तो कितना बनेगा, ये सारी मैटर सॉर्ट आउट होने वाली है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर पहले जो ये वस्तु है इसको वस्तु को कहाँ रखें, इन्फिनिटी पर। जिस वस्तु का नाम मैंने दिया है एक, तो इन्फिनिटी पर रहेगा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जो देखिए एक का डैश, एक का डैश का मतलब ये प्रतिबिंब है किसका, एक का। डैश का मतलब प्रतिबिंब समझेंगे तो एक का डैश का मतलब ये जो वस्तु यहाँ पर है इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो देखो अनंत पर है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पर। अब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को लेंगे, यानी कि हम वस्तु दू के बारे में सोच रहे हैं। ये वस्तु दू जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो दू का प्रतिबिंब यहाँ देखिए अनंत से आधा स्टेशन आगे गया वक्रता केंद्र की ओर, तो प्रतिबिंब को भी फोकस से आधा स्टेशन आगे लेके चलाइए, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से आधा स्टेशन आ गया तो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है फोकस और वक्रता केंद्र के कहाँ, बीच में, दू का डैश है, ठीक है। फिर इसको आधा स्टेशन आगे अगर हम वस्तु को ले गए, यानी कि वस्तु हमारा कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर पहुंच गया तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फिर से जहां पर प्रतिबिंब उसको आधा स्टेशन आगे लेके चलाइए। तो देखिए यहां से प्रतिबिंब को आधा स्टेशन आगे लेके चला है तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र पर बन गया। 3 का डैश का मतलब ये जो प्रतिबिंब है 3 ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। डैश का मतलब इमेज और 3 डैश का मतलब तीसरा वस्तु का इमेज, हाँ जो, ठीक है। उसके बाद फिर से हम वस्तु को कहां किए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे, दैट मींस हम वस्तु 4 की बात कर रहे हैं।
वस्तु अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, कि वस्तु हम 4 की अगर बात कर रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फिर से आप देखोगे कि वक्रता केंद्र से आधा स्टेशन कहाँ गया है? दर्पण की ओर गया है, तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर ले जाइएगा आधा स्टेशन, तो वक्रता केंद्र से आधा स्टेशन ले जाएंगे, तो फिर से वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा इसका प्रतिबिंब, आधा स्टेशन वहीं पर आएगा। तो ये 4 का डैश हो गया। 4 का डैश का मतलब ये चौथा ऑब्जेक्ट का क्या है? इमेज है। फिर से हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम आधा स्टेशन आगे लेके गए, कहां पे? फोकस पे। जब ये फोकस पे आया तो फिर इसका प्रतिबिंब आधा स्टेशन दर्पण की ओर, तो प्रतिबिंब को दर्पण से दूर करेंगे आधा स्टेशन, तो अभी 4 पर था, इसको दूर करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट कहां पर बन गया? 5 डैश यानी कि अनंत पर बन गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को आधा स्टेशन आगे ले जाएंगे, यानी कि ध्रुव और ध्रुव पर ले जाएंगे, सॉरी फोकस और ध्रुव के बीच में ले जाएंगे। तो फोकस और ध्रुव के जब बीच में जाएगा तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक बन जाता है, यानी कि दर्पण के पीछे बन जाता है। यहां से 2-3 चीजें सीखने को मिला है, ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेके अगर वस्तु 5वें स्थिति तक है तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक और उल्टा बन रहा है। वास्तविक हम कैसे कहते हैं? अगर जिधर वस्तु है, दर्पण के जिधर वस्तु है उसी साइड में अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। देखो दर्पण ये है, दर्पण के सेम साइड में ऑब्जेक्ट भी है और प्रतिबिंब भी है, दैट मींस प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। तो सेम साइड नहीं बोल रहे, सेम साइड ऑफ द मिरर इमेज फॉर्म इज रियल, ठीक है? सेम साइड में जो इमेज बनेंगे वो क्या बनेंगे? रियल बनेंगे, यानी कि वास्तविक बनेंगे। और यहां देखो कि ऑब्जेक्ट कहां है? एबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो इमेज कहां बन रहा है? बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है क्या है? उल्टा है। तो 1 से 5 स्थिति तक जो प्रतिबिंब बनती है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, जबकि छठे स्थिति के लिए देखिए क्या है कि छठा स्थिति का जो इमेज बना वो दर्पण के पीछे बना है, तो दर्पण के पीछे जब भी कुछ बात होगी तो वो काल्पनिक होगी। जैसे हम ये सोचे कि अभी हमारी आवाज को कोई हमारे रूम से बाहर सुन रहा होगा, तो यह रियल नहीं है, यह इमेज हम इमेज कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं अपने मन में, कल्पना कर रहे हैं हम, ठीक है, कि भाई कोई सुन रहा होगा। तो दर्पण के पीछे जो बनती है इमेज वो काल्पनिक बनती है। और सीधा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए जो ऑब्जेक्ट नंबर 6 है वो भी एवर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और इमेज भी जो है वो एवर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। सो दस वी सेड दैट कि यहां इसका इमेज क्या बन रहा है? सीधा। तो मेरे दोस्त आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, ठीक है? यह ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है। क्या गलती आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, ऑप्शन है हमेशा वास्तविक, हमेशा काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा अगर प्रश्न आता है तो आप हमेशा ये देखिएगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो एक स्थिति में बनता है, कब? जब वस्तु फोकस और इसके बीच में हो, ध्रुव के बीच में हो, ठीक है? यानी कि फोकस और पोल के बीच में अगर वस्तु है तो उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? काल्पनिक और सीधा। तो अभी हम बता रहे थे कि किस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा बनता है। अब हम बताने जा रहे हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह माने बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, उसके लिए टिप्स देखो। 1 और 2 जो स्थिति है, इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है, ठीक है? तो 1 और 2 स्थिति में दैट मींस वस्तु अनंत पर हो या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो देखिए इन दोनों स्थिति के लिए यहां साफ मैंने इंडिकेट किया है कि दोनों स्थिति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनता है। वही जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब जो है बराबर बनता है। यानी कि ऐसे आप समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने देखिएगा, अवतल दर्पण के सामने अगर कोई 5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा, क्योंकि यहां साफ क्लियर है बाबू कि वक्रता केंद्र पर जब रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी वही बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है? तो 5 सेंटीमीटर का तो 5 सेंटीमीटर का। लेकिन 1 और 2 में क्या है कि अगर वस्तु जितना रहेगा उससे छोटा बनेगा। अगर मान लें कि हमारी 1 और 2 की स्थिति में वस्तु 5 सेंटीमीटर का है तो उसका प्रतिबिंब जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा वो 5 सेंटीमीटर से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है? यह ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं
4, 5 और 6 स्थिति के लिए, देखिए 4, 5 और 6 स्थिति के लिए आप ध्यान देंगे कि इसमें हमेशा उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां देखो अब सबसे ज्यादा बड़ा हमारा 5 पर बनेगा। ठीक है, 5 पर बनेगा सबसे बड़ा। 6 के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि 6 में जब कल्पना की बात होती है तो इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि कल्पना ही करना है, मन में लड्डू ही अगर फुटाना है तो छोटा क्यों फुलाएंगे, बहुत बड़ा मन में लड्डू पाल के रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 5 में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और 5 में वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बहुत बड़ा बनेगा। क्योंकि देखो यहाँ इस पर छोटा, इस पर बहुत छोटा, इस पे क्या हुआ जी, इससे कम छोटा, इस पे बराबर, इस पे बड़ा और इस पे बहुत बहुत बड़ा। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हाई लेवल पे जब एग्जाम आप कंडक्ट करते हैं तो मैग्निफिकेशन भी पूछ देता है कि उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। हम हालांकि अभी मैग्निफिकेशन आपको पढ़ाए नहीं है, आवर्धन पढ़ाए नहीं है। आवर्धन के बाद फिर से हम ये चर्चा करेंगे कि किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा बड़ा बनेगा तो उसका आवर्धन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पर ही छोड़ते हैं, उससे पहले आइए हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो देख रहे थे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए ट्रिक्स, प्रतिबिंब निर्धारण के लिए ट्रिक्स हम देख रहे थे कि वस्तु कहां पर होगा, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, बड़ा होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, ये सारी बातें हम सीख रहे थे। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन इन मिरर, यानी कि दर्पण में चिन्ह परिपाटी। दर्पण में चिन्ह परिपाटी करने का मतलब होता है कि देखो दर्पण जो होते हैं उसमें बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अवतल दर्पण में कौन पॉजिटिव होगा, उत्तल दर्पण में कौन पॉजिटिव होगा, इट इज बिग मैटर और इसी को सोल्व करेगा हमारा ये, ठीक है, ट्रिक्स। देखो करना क्या है कि आपको प्रकाश, जब भी कोई फिगर बनाना है तो मेरा ऐसा मानना है कि हम प्रकाश के जो भी फिगर बनाते हैं वो हम बाएं से दाएं बनाते हैं। तो आप अगर मेरा साइन कन्वेंशन का रूल्स अपनाना चाहते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई फिगर बनाएंगे लाइट चैप्टर में, उसमें आप प्रकाश की किरण को हमेशा बाएं से दाएं लाएंगे, प्रकाश की किरण को हमेशा बाएं से दाएं लाएंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट लाएंगे। अगर प्रकाश की किरण को आप लेफ्ट से राइट लाते हैं तो देखिए इमेज फॉर्मेशन का क्या क्या रूल्स है। ठीक है, पहला रूल्स है कि प्रकाश की दिशा में जितनी भी डिस्टेंस मानी जाएगी, देखिए यहाँ पे ये तीर का निशान क्या बता रहा है कि प्रकाश का दिशा इधर है, लेफ्ट टू राइट है, तो प्रकाश की दिशा में जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। प्रकाश की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे वो नेगेटिव मेजर करेंगे। मुख्य अक्ष से ऊपर की जितनी भी डिस्टेंसेस आप कंसीडर करेंगे वो आपका पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। मुख्य अक्ष से नीचे जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो आपका क्या होगा, नेगेटिव मेजर करेंगे। अगर आपको बिलो टू द मिरर रहेगा और डिस्टेंस आर पॉजिटिव, दर्पण के पीछे की जितनी भी डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो दिस कॉन्सेप्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। यह मिरर के लिए, चिन्ह परिपाटी के लिए यह एक देता है, ट्रिक्स देता है। ठीक है, फिर से एक बार आपको मैं रिवीजन करा दूं। प्रकाश को हमेशा लेफ्ट टू राइट लेना, प्रकाश के दिशा में जितनी भी डिस्टेंस आपको हो रही है, मेजर हो रही है, वो पॉजिटिव होगी। प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। एबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, पॉजिटिव होगी। एबव टू बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, नेगेटिव होगी। मेरे दोस्त आप अब एक बार ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात जो कर है, जितनी भी डिस्टेंस होती है ना, जितनी भी दूरी होती है, वो मापी कहां जाती है, ध्रुव से। तो सभी डिस्टेंस जो है, सभी दूरी कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, आपको बिंब तक जाना है, ध्रुव से जाएंगे, प्रतिबिंब तक जाना है, ध्रुव से जाएंगे, फोकस तक जाना है, ध्रुव से जाएंगे, यानी कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय द पोल ऑफ द मिरर। All distance are measured by the pole of the mirror। सभी दूरी को दर्पण के हम कहां से, ध्रुव से कुछ करते हैं, मापते हैं। ठीक है, चलो इस पर इतना बात को दिमाग में रखो, हम आगे टॉपिक पे विचार कर रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम यहां पे देखते हैं कि जो हमारा मिरर है, उस मिरर में हम दोनों को
कि कौन पॉजिटिव कौन। देखिए मिरर दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हम उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी बताने के लिए हमने अवतल दर्पण में एक फिगर बनाया है और उत्तल दर्पण में एक फिगर बनाया है। चलिए फिगर के ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। देखो बेटा ये हमारा कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा कोई अवतल दर्पण है और इसमें हम एक वस्तु लिए हैं OA। इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण आई है मुख्य अक्ष के समानांतर। देखिए आप मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आई है। मैंने क्या कहा था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वो फोकस से जाएगी। देखो बेटा वो प्रकाश की किरण फोकस से गई है। आपको बताए थे प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण, दो। एक तो मैंने मुख्य अक्ष के समानांतर ले लिया। अब दूसरा प्रकाश की किरण को देखें, वक्रता केंद्र से गई है जो अपने ही पथ पर लौट गई है। मैंने कहा था कि वक्रता केंद्र से जाएगी अपने ही पथ पर लौट जाएगी। तो इन चार में मैंने दो का इस्तेमाल किया है, नंबर 1 एंड नंबर 2, दो का इस्तेमाल किया है। दो का इस्तेमाल करके हम फिर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पे कट गई है। मैंने कहा जहां पर कटेगी वहां से मुख्य अक्ष पर जो ड्रा कर दोगे वही प्रतिबिंब होगा। तो O डैश A डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब हो गया। देखो एक चीज यहाँ पर जो अभी जो हम दे रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में आप इन सब बातों को समझा रहे हैं। अदरवाइज हम डिफाइन करते ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ये सारी बातों को डिफाइन करते। बट हमारे यहाँ नो टाइम, बिकॉज हम जो देने जा रहे हैं हाउ टू क्रैक बिहार बोर्ड, ठीक है, और विथ 70/70 ये मिशन है। तो हम बहुत कम समय लेकर के आपको करेंगे, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले आपको बोले थे कि अब यहां से लेके वस्तु, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं जिसको U से सूचित करते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं जिसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिसको R से सूचित करते हैं। एक मिनट आप देख लेंगे, मैं कुछ डिफिनेशन यहाँ बोल रहा हूँ। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है जिसे P से सूचित करते हैं। दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है, बिंब दूरी कहा जाता है जिसको U से सूचित करते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है जिसे हम V से सूचित करते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है जिसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है जिसको कैपिटल R से सूचित करते हैं, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण में यहाँ पर फिगर था। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि चिन्ह इन सब का क्या होगा, बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी का चिन्ह क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा, बस एक बात ध्यान देना है। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, बिंब दूरी U। ध्रुव पर खड़ा होकर के देखो बिंब तले जाना है, बिंब दूरी है का मतलब बिंब तले जाना है। तो ध्रुव पर खड़ा होकर अगर बिंब दूरी जाओगे तो इधर की ओर आना पड़ेगा, इधर की ओर, और इधर आने वाली जो डिस्टेंस होती है देखो क्या होती है, माइनस। इसीलिए बिंब दूरी जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। चलो अब है प्रतिबिंब दूरी, यानी कि ध्रुव पर खड़ा होकर प्रतिबिंब तले जाना है। तो प्रतिबिंब यहाँ से देखो बेटा कने है, इधर ही है। तो जब इधर ही है प्रतिबिंब तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी बेटा जी, माइनस, ठीक है। अब देखो फोकस दूरी, यानी कि ध्रुव पर खड़ा होकर फोकस करने जाना है। बताओ फोकस किधर है, इधर है, हाँ सही बात है, इधर है फोकस। तो इधर आएंगे, इधर वाली डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव पर खड़ा होकर वक्रता केंद्र में जाना है, इधर है, सही बात है, माइनस ही होगी। देखो बेटा बिंब की ऊंचाई, ये जो वस्तु है उसकी ऊंचाई मापना है। तो वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए नीचे से कहां जाओगे, ऊपर। यही वस्तु है बेटा, तो वस्तु की ऊंचाई नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर वाला डिस्टेंस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। और फिर से देखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, बेटा यहाँ मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब करने जाना है, किधर जाओगे, नीचे, क्योंकि प्रतिबिंब नीचे है तो प्रतिबिंब नीचे का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, नेगेटिव। सो मेरे दोस्त आप याद रखेंगे अवतल दर्पण में एक और एक केवल है जो आपका पॉजिटिव होता है, बाकी के तो सभी क्या होता है, नेगेटिव होता है। बिंब की ऊंचाई पॉजिटिव, बाकी सब क्या, नेगेटिव, ठीक है। अब चलिए हम आपको उत्तल दर्पण में बताने जा रहे हैं। उत्तल दर्पण में फिर से प्रतिबिंब बनाएंगे और प्रतिबिंब बना करके हम दिखाएंगे कि कौन पॉजिटिव होता है और कौन क्या नेगेटिव होता है। देखो बेटा जी ध्यान दो, मैंने एक उत्तल दर्पण लिया, एक वस्तु मैंने OA ले लिया। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या बोले थे कि दो को प्रकाश का किरण लीजिएगा। देखिए एक प्रकाश की किरण को हम मुख्य अक्ष के समानांतर लिए हैं। ये जो प्रकाश की किरण है ये हमारी मुख्य अक्ष के समानांतर है, और मुख्य अक्ष के जो समानांतर आई है
वो कहां से गई है, फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई है। क्योंकि इसमें जो होगा काल्पनिक बनेगा सभी कुछ, तो ये कहां से, फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई है। प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण के धुर पर लाए हैं जो उतना ही कोण से नीचे आ गई है और ये जाती हुई दिख रही है ऐसे डॉटेड। ये दोनों जहां पर कटी वहां से मुखच पर जो लंब ड्रॉ कर दिए यही इस वस्तु का प्रतिबिंब है O डैश A डैश। जैसा कि अभी हम आपको डेफिनेशन सारी की बता रहे थे कि ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु दूरी यानी कि बिंब दूरी u। देखिए ध्रुव से प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब दूरी बोले तो v। ध्रुव से फोकस की दूरी बोले तो फोकस दूरी स्मॉल f। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इधर आपका कहीं वक्रता केंद्र होगा, ठीक है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। कुछ करना नहीं, जो है ध्रुव पर खड़ा होकर के देखना है कि उधर जाएंगे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है बिंब दूरी, यानी कि ध्रुव पर खड़ा होकर हमको बिंब देने जाना है। तो ध्रुव पर खड़ा होकर बिंब देने जाना है यानी कि इधर आना पड़ेगा, इधर हमारे लेफ्ट साइड आना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड आएंगे तो वो डिस्टेंस क्या होगी बेटा, माइनस, ठीक है। चलो आगे देखोगे, ध्रुव पर खड़ा होकर हमको प्रतिबिंब देने जाना है, यहां से प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब देखो इधर है ना जी, इधर राइट साइड है, तो राइट साइड वाली डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस देने जाना है, फिर से हम जाएंगे राइट साइड, पॉजिटिव। वक्रता त्रिज्या, यहां से फिर वक्रता त्रिज्या राइट साइड, पॉजिटिव। बिंब की ऊंचाई, मुख अक्ष से बिंब की ऊंचाई मापना है ऊपर, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर वाला देखिए डिस्टेंस पॉजिटिव। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब भी ऊपर ही है, पॉजिटिव। बेटा जी यहां पर भी आप लोग देख लिए, उत्तल दर्पण में याद रखने का तरीका ये है कि उत्तल दर्पण में एक और केवल एक वो जो होता है वो क्या होता है बेटा, माइनस में होता है, वो होता है बिंब दूरी, बाकी सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। आई होप दैट कि आपको ये साइन कन्वेंशन बहुत अच्छा से याद हो गया होगा। चलो बेटा इसके बाद हम बात करते हैं कुछ दर्पण में जो फॉर्मूला आता है। एक फॉर्मूला बेटा जी R बराबर 2a, जहां R वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, f जो है क्या है, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दुगनी होती है। यहां इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अगर फोकस दूरी दिया हुआ है, ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। वक्रता त्रिज्या दिया गया है तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र जिसको कहते हैं हम, ठीक है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है बेटा जी, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/a, जहां v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, बिंब दूरी, f क्या है, फोकस दूरी। ऐसे भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया कि बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। अब बच्चे लोग कंफ्यूज, क्योंकि बच्चे को तो पढ़ाया एक चीज दिया था 1/v + 1/u बराबर 1/f को प्रमाणित करें, और प्रश्न को इसी को थीसिस में बना करके पूछ दिया कि प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी और फोकस दूरी को क्या करें, फोकस दूरी के बीच में संबंध स्थापित करें। तो आप ध्यान देंगे, आप इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बेटा एक है आवर्धन m बराबर होता है -v/u बराबर h2/h1, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन का। अब देखिए आप अगर हमसे IITG और नीट लेवल के आप हमारे क्लास में होते तो यहाँ बताते कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैग्निफिकेशंस, ठीक है, बहुत प्रकार के आवर्धन होते हैं, लैंगिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशंस एंड सो ऑन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैग्निफिकेशंस वहां पर पढ़ने होते हैं। लेकिन हम ओनली और ओनली अभी बिहार बोर्ड कवर कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ यहाँ देखना है आवर्धन m बराबर होता है -v/u बराबर h2/h1, ठीक है। चलो बेटा जी अब इस आवर्धन देख लिए, तो आवर्धन के बारे में मेरे अंदर एक ख्याल हो रहा है कि सर आवर्धन जो होता है वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इन दोनों में पॉजिटिव किस में होता है और नेगेटिव किस में होता है। तो अवतल दर्पण में जो आवर्धन होता है वो नेगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण में जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बच्चे लोग सोचेंगे सर अवतल दर्पण में कैसे नेगेटिव, उत्तल दर्पण में कैसे पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे समझिए, हमको आवर्धन देखना है। आवर्धन m बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी देख लो भाई, -v/u बराबर, माइनस ये है जो माइनस लिख लीजिए, v प्रतिबिंब दूरी। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी देखिए क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण में नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे -v
चूंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी होता क्या है, नेगेटिव, बटा नीचे है यू बिंब दूरी, अवतल दर्पण में बिंब दूरी भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो देख लो बेटा, माइनस माइनस खत्म हो गया, बच गया एक माइनस। इसका मतलब होता है कि अवतल दर्पण में बात सही है सर कि अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैं इसमें जितना भी चीज लिखा हुआ हूं उस सभी को मैं प्रमाणित करता हूं, बट अभी हम उनका आपका डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे क्योंकि हमको बहुत कम समय में थोड़ा सा बेसिक आपको बता देना है। उसके बाद बिहार बोर्ड में जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस को पढ़ाना है, ठीक है। चलो बेटा अब हम बात करते हैं किसमें, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आवर्धन कैसे पॉजिटिव होता है इस बात को बताएंगे। देखो बेटा आवर्धन m बराबर क्या बोले थे, माइनस v बटा u। देखो माइनस तो ये फार्मूला वाला हो गया। उत्तल दर्पण में v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, देखिए उत्तल दर्पण में देखो बेटा प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बटा u बिंब दूरी होता है। उत्तल दर्पण में बिंब दूरी को देखो, उत्तल दर्पण में बिंब दूरी क्या है बेटा जी, माइनस है। देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, बच गया क्या बेटा, पॉजिटिव। इसका मतलब होता है कि सर उत्तल दर्पण में आवर्धन सही आप बोले थे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब हम मैग्निफिकेशन पढ़ लिए तो यहाँ अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मैग्निफिकेशन किसका कितना होगा, ठीक है। तो चलो बेटा यहाँ पर देखते हैं, हम देख लेते हैं 1 वाली स्थिति के लिए मैग्निफिकेशन। देखिए 1 वाली स्थिति के लिए मैग्निफिकेशन m बराबर होता है माइनस v बटा u। बेटा जी क्या बोले थे कि इसके स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा, तो बिंब वस्तु से छोटा बनता है, तो ऊपर जो v है वो वस्तु से क्या है, छोटा है, तो छोटा में हम बड़ा से भाग देंगे तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो लेस देन क्या बनेगा, 1। बात समझ में आ रही है। अरे भाई जो प्रतिबिंब यहाँ बनता है वो छोटा बनता है, किससे, बिंब से, पहला स्थिति के लिए। तो बिंब से छोटा, लेकिन v का मान जो होगा u के मान से छोटा। जब v का मान छोटा और u का मान बड़ा तो कम में जब ज्यादा से भाग देंगे तो लेस देन कितना होगा, 1। अब देखिए यहाँ दूसरी स्थिति के लिए देख रहे हैं कि आवर्धन क्या होगा। फिर से देखते हैं m बराबर माइनस v बटा u। इसमें भी क्या बोले थे कि इसमें भी बनेगा छोटा, लेकिन इससे ज्यादा छोटा इसमें बनेगा, इसमें सबसे ज्यादा छोटा बनेगा, तो m इज वेरी वेरी लेस देन कितना, 1। इसमें m इज क्या बनेगा, लेस देन 1। और यहाँ पर देखिए तीसरा स्थिति के लिए अगर हम आवर्धन देखेंगे तो आवर्धन m बराबर होता है माइनस v बटा u। इसका मतलब होता है यहाँ तीसरा स्थिति में प्रतिबिंब और बिंब दोनों बराबर, जब बराबर इसका मतलब प्रतिबिंब का और बिंब दोनों सेम हो जाएगा, और सेम होगा तो कट करके कितना आ जाएगा, m। इसका मतलब कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उस स्थिति में उस वस्तु की आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। अब चलो अगर वस्तु 4 पर है तो इस स्थिति में इसकी आवर्धन कितनी होगी, क्या बोले थे, बड़ा बनता है, तो इसमें इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो 1 से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि m बराबर क्या होता है, माइनस v अपॉन क्या हुआ जी, u। तो यहाँ v जो है u से ज्यादा बड़ा है, तो बड़ा में छोटा से भाग देंगे तो ग्रेटर देन कितना आएगा, 1। अब बात बचती है हम 5 स्थिति के लिए। तो 5वीं स्थिति के लिए देखिए आवर्धन m जो होगा वो क्या होगा बेटा, माइनस v बटा u। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा बनता है, यानी कि v का मान u के मान से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और बहुत ज्यादा में जब छोटा से भाग देंगे तो उसका वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा m से। देखो बेटा ये जो है इस स्थिति में हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि अगर कोई वस्तु कहीं पर है तो उसमें उस इसका जो आवर्धन है वो कितना होगा, ये तो ये बहुत ही बेहतरीन टिप्स है। आप सभी को मैं एक चीज बताऊंगा, स्टार्ट करने के पहले आप एक क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टार्ट माने जब ये टॉपिक हम पढ़ा देंगे खत्म हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे,